हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं शालिनी मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइमैटिक्स ट्यूटोरियल पर। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हेडिंग है माइक्रो टीचिंग साइकिल। एक्चुअली मैं ये अपनी जो फाइल है ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये पूरी फाइल देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगी। आज जो है मैं माइक्रो टीचिंग का एक ब्रीफ मतलब इंट्रोडक्शन दूंगी कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। क्योंकि अभी बहुत सारे कोर्सेज लाइक बीएड, बीएससी बीएड या जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप का भी सेशन चल रहा है। दैट्स वाई मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है और मुझे अपलोड करना चाहिए। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। जब हमें टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है और जब हम उसे बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं, अपने पीयर्स के साथ में करते हैं, तो उसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग में बेसिकली जो हमारे टीचिंग स्किल्स हैं उसको एनहांस किया जाता है। उसमें मतलब हम अपने स्किल्स पे काम करते हैं सो दैट जब हम रियल लाइफ टीचिंग करें, जब हम फील्ड में टीचिंग करें तो वो उतनी ही निखर कर आए। Micro teaching is a constitute teacher training technique. It is versatile tool that simplifies the teaching skills. Okay? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक है ये कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो एंड देन टीचिंग, बहुत छोटे लेवल पे टीचिंग करना और हमारे स्किल्स जो होते हैं उन्हें एनहांस करना अपने पीयर्स के साथ में ही, सो दैट जब हम अपने क्लासरूम में, जब हम रियल लाइफ में अपने क्लासरूम में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो हमारी टीचिंग जो है बहुत अच्छे से हो सके और हमारे बच्चे जो भी हम उन्हें समझाने चाह रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो उन्हें अच्छे से कैप्चर कर पाएँ, गैदर कर पाएँ। बेसिकली माइक्रो टीचिंग की अगर साइकिल देखें तो इसमें आप लोग को टोटल 6 स्टेप्स दिख रहे होंगे, जिसमें प्लानिंग इन द सेंस आपको क्या पढ़ाना है उसका प्लानिंग करना, देन आप पढ़ाएंगे और उसके बाद आप फीडबैक लेंगे। फीडबैक आप किससे ले सकते हैं? अपने पीयर मेंबर से ले सकते हैं। और अगर आपका कोई इन्विजिलेटर है या जो आपका कोई प्रोफेसर है जो आपको देख रहा है, आप उसका फीडबैक ले सकते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आप फीडबैक लेने के बाद आप उसको रीप्लान करेंगे। रीप्लान करने कब करना होगा? इन अ केस अगर कोई भी स्किल ऐसी है जो आप अच्छे से मतलब जिसको आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, आप में वो उस स्किल की थोड़ी बहुत कमी है या थोड़ा सा और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप वापस अपने लेसन प्लान को रीप्लान करेंगे, देन उसको फिर से रीटीच करेंगे उन्हीं मेंबर्स के साथ और उसके बाद रीफीडबैक आप दोबारा उनसे फीडबैक लेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है और चलता जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग। आपको पता होगा कि इंडिया में माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट डीडी तिवारी ने दिया था, तो आई थिंक एज अ टीचर हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था। कुछ स्टेप्स की बात करें अगर माइक्रो टीचिंग में, तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, जो मतलब मैंने जो भी साइकिल समझाई उसी के रिगार्डिंग है कि प्लानिंग द लेसन। आप 10 से 15 मिनट के एक लेसन, शॉर्ट लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं लेसन में से टॉपिक या सब टॉपिक उठाकर, देन अपनी सारी स्किल्स का यूज़ करके आप उस लेसन प्लान को टीच करेंगे। वही 10 मिनट के लिए पढ़ाएंगे और मैक्सिमम आपके पास 5 से 10 बच्चे हो सकते हैं। देन आप उनसे फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद आप अगर फीडबैक ऐसा मिला जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको रीप्लान करेंगे, उसी लेसन प्लान को आप रीप्लान करेंगे, देन रीटीच करेंगे और उसके बाद दोबारा फीडबैक लेंगे। एंड आई थिंक कि दोबारा फीडबैक लेने के बाद अगर आप जो अपना कंटेंट डिलीवर है वो अच्छे से कर पाए सारे स्किल्स का प्रॉपर यूज़ करके, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, इन केस अगर ऐसा होता है कि फिर से किसी ना किसी स्किल्स में आपको मतलब काम करने की ज़रूरत है स्किल पर, तो फिर आप वापस उस साइकिल को रिपीट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग के स्किल्स, अब
माइक्रो टीचिंग आप कर किस लिए रहे हैं? अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, टीचिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए बेसिकली, क्योंकि हमें अपने इंटर्नशिप के दौरान या इन फ्यूचर भी, क्योंकि हम बीएड, एमएड या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं डेफिनेटली किस लिए? टीचर बनने के लिए, हमें पढ़ाना है आगे चल के। तो पढ़ाना है तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आपको काम करना पड़ेगा और आपके अंदर एज अ टीचर वो स्किल्स होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले स्किल्स होता है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। आप अपने लेसन को स्टार्टिंग में जो आपका कंटेंट है आप उसे कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ना कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के कुछ मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। आपको कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं। तो आपका काम है प्रीवियस नॉलेज को एक बार चेक कर लेना कि अच्छा ठीक है, बच्चों को इतना इतना पता है और मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर आप लेसन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक डिवाइस का या अप्रोप्रिएट डिवाइस का यूज भी कर सकते हैं और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे टीचर खुद कंफ्यूज है। अरे मतलब आपने इंट्रोड्यूस तो किया कुछ और आपने पढ़ाया कुछ। आपको जो पढ़ाना है आप उसके रिगार्डिंग ही कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं या किसी स्टोरी से, स्टोरी टेलिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट कंटिन्यूएशन होना चाहिए। रिलेवेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर आपको क्लियर होगा। तो वर्बल बिहेवियर क्या हो गया? जब आप बोल कर किसी चीज़ को बताएं, ठीक है, एक्सप्रेस करें उस चीज़ को। नॉन वर्बल हुआ कि आप बोल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ एक्सप्रेशंस दे रहे हैं अपनी आंखों से, अपने आपने थम्स अप दिखा दिया किसी बच्चे को, ठीक है, थम्स अप आपने शो किया, या आप हाथों से मना कर देते हैं नहीं डोंट डू दिस, मतलब आंखों से इशारा करना। तो एक्सप्रेशन से जो हम बिहेवियर शो करते हैं उसे नॉन वर्बल बिहेवियर कहते हैं। और एक टीचर को दोनों चीज़ों पर कमांड होनी चाहिए, उसे कब कहाँ क्या शो करना है। The process of gaining pupils' attention at the beginning of the class by establishing a rapport with pupils, promoting their attention, exposing them to essential content and linking their previous knowledge with the topic। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं। मेरे टाइम पे भी ऐसा था कि कुछ टीचर्स की क्लास तो मुझे इतनी बोरिंग लगती थी, मुझे समझ नहीं आता था, बट कुछ प्रोफेसर्स या टीचर्स ऐसे होते हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है, ऐसे होते हैं जो आते ही ना पूरा एकदम होता है ना माहौल बना देना कि बच्चे एकदम अटेंटिव हो गए, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में। द रीज़न इन उनका बेस बहुत अच्छा होता है, उनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है। वो स्टार्टिंग क्या होती है? इंट्रोड्यूसिंग द लेसन की, इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक की। उनका इंट्रोडक्शन जो टॉपिक का होता है बहुत ही सॉलिड होता है और इससे हम बच्चों का अटेंशन गेन कर पाते हैं। तो इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग द लेसन। अब एक्सप्लेन द लेसन, आई थिंक ये क्लियर है कि आप लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करें। दिस इन्वॉल्व्स द स्किल्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन विद क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तभी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इसमें द components includes teachers enthusiasm, creating readiness by a beginning statement or topic sentence, effective explanation, planned repetition and concluding statement or key messages with the summary of explanation। ठीक है, planned repetition और स्टेटमेंट और टॉपिक जो एकदम क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एस्पेक्ट क्या क्या है एक्सप्लेनिंग के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन अ स्टेटमेंट, lack of irrelevant statement, fluency of language fluency ज़रूरी है, connecting links, clear beginning statement, use of proper words। explanation का मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर वर्ड, मतलब क्या हुआ प्रॉपर वर्ड्स, मतलब हुआ आप प्रॉपर वर्ड यूज़ करें। इसका मतलब जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लेन करने में टॉपिक्स को, बहुत डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए, वो इतने टफ नहीं होने चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को समझे नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखें, राइट। क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है तो एक टीचर को मैक्सिमम 2-3 लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए ताकि उसके सारे बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। तो उसका एक्सप्लेनेशन हर लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब हिंदी, इंग्लिश सब में होना चाहिए, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखे वो।
फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए स्टेटमेंट के बीच में, मतलब हौच पौच नहीं बची, अरे टीचर ने पहले ये समझाया था, अरे ये कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यूएशन होना चाहिए टॉपिक में, ठीक है। अब आते हैं स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। दिस इज़ वेरी सिंपल कि टीचर को क्या करना है, वो जो भी कुछ पढ़ा रहा है, जो भी कुछ बता रहा है, वो कोशिश करे उसके बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, रियल लाइफ से रिलेटेड, रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दैट्स ऑल। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का टॉपिक हम अलग से भी पढ़ते हैं। रीइंफोर्समेंट में हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देखा है। रीइंफोर्समेंट मतलब हुआ क्या, मतलब the skill is meant to for increasing the participation of the learner in the development of teaching learning process। मतलब कि हम बच्चों को रीइंफोर्स करते रहते हैं बीच बीच में, सो दैट बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वर्बल, एंड नॉन वर्बल भी हो सकता है, साथ में नेगेटिव वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। हालांकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमें नहीं यूज करना चाहिए। एज अ टीचर वी शुड ट्राई टू यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वर्बली और नॉन वर्बली। अब रीइंफोर्समेंट हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हमने देखा था जब हम छोटे छोटे थे, जब मैं छोटी थी, मैं पढ़ती थी, तो मैं कुछ अच्छा करती थी तो टीचर्स क्या बोलते थे बीच बीच में, वेरी गुड शालिनी, यू आर डूइंग वेल। ये मेरे लिए एक तरह से रीइंफोर्समेंट का काम करता था कि ठीक है, मैम ने कहा कि मैं अच्छा कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ को और करना चाहिए, और इस पे और इसको और अच्छा बनाना चाहिए, या इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहिए। दिस इज रीइंफोर्समेंट। और क्या होता है, जैसे कि कई बार बच्चे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, चेक करते हुए साथ में लिखते हैं गुड। इससे क्या होता है, इससे भी बच्चा रीइंफोर्स होता है, अच्छा टीचर ने मुझे गुड दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, आप जब बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे, कोई बच्चा आपको आंसर करता है तो यू जस्ट ड्रॉ अ स्टार फॉर हिम और हर, राइट। आप बोर्ड पे एक स्टार ड्रॉ कर दें कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी स्टूडेंट ने, लेट्स सपोज नेहा ने बहुत अच्छा आंसर किया, तो मैंने कहा कि नेहा यू आर गेटिंग 1 स्टार। ये क्या करेगा, उस बच्ची को मोटिवेट करेगा फॉर फर्दर आंसर के लिए, कि मतलब हाँ मैंने सही आंसर किया तो मैम ने मुझे स्टार दिया बोर्ड पर। तो आपको ना बच्चों को क्लास में रीइंफोर्स करते रहना है। आपको पता है कि हम बहुत देर, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो बीच बीच में रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़रूरत होती है। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको भी, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी रीइंफोर्स करना है ताकि वो अच्छा करें, ठीक है। डीमोटिवेट किसी को भी नहीं करना। एज अ टीचर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोलनी है जो बच्चे को डीमोटिवेट करे किसी भी पॉइंट पर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। सिक्योरिंग एंड सस्टेनिंग द अटेंशन ऑफ द लर्नर इज इम्पैरेटिव फॉर अ गुड टीचर। अटेंशन गेन करना अपने वेरिएशन से, अपना वेरिएशन किस किस चीज़ में हो सकता है, स्पीच पैटर्न में, बॉडी लैंग्वेज में और इंटरेक्शन स्टाइल में। जेस्चर आपका कैसा है, इसमें जब आप चेंज लेकर आते हैं तो वो कहलाता है स्टिमुलस वेरिएशन, राइट। और अगर इस पर आपकी कमांड अच्छी है तो एज अ टीचर आई थिंक आप बहुत आगे जाने वाले हैं अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप अटेंशन गेन कर पाते हैं तो। और बेसिकली इसके कंपोनेंट कौन कौन से थे एक बार वो देख लेते हैं। जेस्चर में हमारा हैंड मूवमेंट कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, चेंज इन द स्पीच पैटर्न। अच्छा, चेंज इन द स्पीच पैटर्न कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं ये स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन की डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने स्टार्ट किया क्लास में, सिक्योरिंग एंड सस्टेनिंग द अटेंशन ऑफ द लर्नर इज इम्पैरेटिव फॉर अ गुड टीचर। द इफेक्टिव components of the skills are gesture, change in speech pattern and change in interaction style। तो आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़, ये जो वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। आप उस जगह पे अपने मतलब अपनी वॉइस को और थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने फोर्स किया, मैंने प्रेशर डाला वर्ड्स पर, क्यों, ताकि बच्चे उस चीज़ को सुने, उनका तुरंत अटेंशन आए। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूअस एक ही जगह पे खड़े होकर पढ़ाते रहते हैं। मतलब लिया, स्टार्ट किया,
इधर से उधर नहीं हुए, एक जगह पर ही पढ़ाते रहते हैं। उससे भी क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, बीच बीच में थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट की, या जैसे रॉ बनी होती है उसमें 1-2 बार राउंड लगा लेना। एग्जाम्पल देते टाइम सारे बच्चों का अटेंशन गेन करने के लिए आपने कभी फर्स्ट रॉ में राउंड लगाया, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी लास्ट में पहले, इस तरह से आपको राउंड लगा लेना है बीच में 1-2 बार। इससे ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे अटेंटिव है कि नहीं, और साथ में वो क्या कर रहे हैं आप ये भी बहुत आराम से देख सकते हैं। वॉइस वेरिएशन आपको मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया, मॉड्यूलेशन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, इन सब पे आपको काम करना है। चेंज इन द इंटरेक्शन पैटर्न, चेंज करते रहना है, सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना है। फोकसिंग, फोकसिंग किस पर, वर्ड पे प्रेशर डालना, फोकस करना। पॉजिंग मोमेंट, पॉजिंग मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे अब मैं ऐसे पढ़ते जाऊँ, जेस्चर, हैंड, फेशियल, बॉडी, चेंज इन अ स्पीड पैटर्न, वॉइस वेरिएशन एंड मॉड्यूलेशन। आई एम नॉट पॉजिंग, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, कहाँ खत्म कर रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए एज अ टीचर, एक टीचर को पॉज देना बहुत ज़रूरी है। जब भी उसे लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे ढंग से बताना है, कुछ देर रुकना है, फिर दूसरी चीज़ को स्टार्ट करना है। एम्फेसाइज ऑन द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स है उन पे एम्फेसाइज करना। ओके, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन एक ऐसा स्किल है जो अभी आई थिंक इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है एज अ टीचर, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम नॉर्मल हमने पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस पूछे उससे रिलेटेड और छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन होता कि एक बार ये देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ एंड एनकरेज द फेलो ट्रेनीज टू आस्क स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई डाउट्स। रीडायरेक्शन, refocusing and increasing critical awareness are significant components of the skill. Redirection, refocusing क्या हुआ, देखो स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन होता क्या है। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन और प्रॉबिंग क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैंने उससे रिलेटेड छोटा बेसिक क्वेश्चन पूछा, दिस इज क्वेश्चन। प्रॉबिंग क्वेश्चन क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन पूछा, बच्चे से मुझे कुछ आंसर मिला और मैंने उससे फिर से उसमें से उसके आंसर में से कुछ क्वेश्चन बोला, मतलब उससे पूछा, उसे आंसर किया। अगर वो नहीं कर पाता है तो मैंने फटाफट से क्या किया, दूसरे बच्चे खड़ा किया, उससे पूछा, मतलब रीडायरेक्ट किया क्वेश्चन को। इससे क्या हुआ, पहले सिर्फ एक बच्चा पॉइंटेड था, अभी मेरा जो ध्यान है, मैंने जो क्वेश्चन है दूसरे पे किया, तो अब क्या हुआ, सारे बच्चे अटेंटिव हो गए, सबको लगा कि अरे कि हमारा नंबर ना आ जाए। क्वेश्चन रीडायरेक्ट करने का स्किल आना चाहिए। बाय फेस से मतलब टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा समझ रहा है, कौन सा नहीं। रीफोकस करना मतलब कि अगर उसने कोई आंसर किया भी है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे ये चीज़ पता है कि नहीं है, उसने सिर्फ तुक्के में या ऐसे आंसर कर दिया, उसको पता है कि नहीं वो कहाँ से क्या समझ के आंसर कर रहा है, कैसे बोल रहा है। तो प्रॉबिंग क्वेश्चन आर दोज विच हेल्प द पीपल टू थिंक इन डेप्थ अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, एनेबलिंग पीपल्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट डीपली। सिंपल क्वेश्चंस आपने पूछना स्टार्ट किया, उससे उसने कुछ आंसर किया, उससे आप उसको ऐसे क्वेश्चंस बाद में पूछो जो ग्लोबली या फर्दर जो उसके ऐसे क्वेश्चन जो डेवलप करे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे एक बच्चे में। इस तरह के वो क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे आपको ये पता चल सके एज ए टीचर कि ये इस सब्जेक्ट को डीपली समझ पा रहा है कि नहीं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ एंड एनकरेज द फेलो ट्रेनिंग टीचर्स टू आस्क स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई डाउट्स। ओके, कॉम्पोनेंट्स, रीडायरेक्शन, रीफोकसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिटिकल अवेयरनेस, इस पे ध्यान देना है। ये सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन के कॉम्पोनेंट है। स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ये बहुत सिंपल है, कहने को सिंपल है बट हम में से बहुत लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्लासरूम को मैनेज कर नहीं पाते हैं। तो करना कैसे है मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लाइक जब आप पढ़ाएं तो बच्चे आपसे डरे नहीं, राइट, लेकिन जब आप पढ़ाएं तो शोर भी ना मच जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स आते हैं, बच्चे उनकी क्लास में शांत रहते हैं, रीज़न क्या होता है, वो कंटेंट डिलीवरी उनकी अच्छी नहीं है, बच्चे उनसे डर के नहीं बोलते हैं, वो कुछ पूछते ही नहीं, वो डाउट ही नहीं पूछते। तो ये भी एक ठीक तरह का क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है। क्लासरूम मैनेजमेंट है कि बच्चे आपके पढ़ाते टाइम शोर नहीं करे, अटेंटिव रहें और आपसे डरे नहीं, वो क्लास में क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन रेज करें। इसको बोलते हैं मतलब मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, रिस्ट्रिक्टिंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड कॉलिंग द लर्नर बाय नेम आर एसेंशियल ऑफ द स्किल। अच्छा, कॉलिंग द लर्नर्स नेम,
क्या होता है ये कि आपने देखा होगा या हो सकता है कि हमें से बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, मेरे साथ तो हुआ है, ओए खड़े हो जाओ, व्हाट इज ओए, या फिर हाँ तुम्हारा क्या, तुम कौन हो, तुम चलो खड़े हो जाओ, चलो बताओ। क्या होता है इससे? इससे मुझे एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है टीचर तो हमें जानते नहीं, टीचर तो सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 बच्चों को जानता है, वो तो हमारा नाम तक नहीं जानता है। मैं इससे डीमोटिवेटेड फील करूंगी। मुझे इससे क्या होगा, जो भी कंटेंट डिलीवर हो रहा होगा मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने सभी स्टूडेंट्स का हमें नाम पता हो, और जब भी हम उनको बुलाएं उनके नाम से बुलाएं, सो दैट उन्हें ऐसा फील हो कि अच्छा ठीक है हम भी टीचर्स के नज़र में हैं, टीचर हमें भी जानते हैं, और नाम बुलाने से वो अटेंटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आपको अपने सारे स्टूडेंट्स का नाम याद हो और बाय नेम ही आप उनको कॉल करें। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड राइटिंग, आई थिंक इस पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक बोर्ड राइटिंग क्यों, स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, तो अगर हमारी ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी नहीं है और इनकेस हम कुछ ऐसे वर्ड लिखते हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो, तो बच्चे क्या करते हैं लाइफ टाइम फिर उस चीज़ को गलत ही कैप्चर करते हैं। लाइक अगर हमारे बी और डी में कोई डिफरेंस नहीं है, बच्चे वही काम करेंगे, फिर वो वैसा ही सेम सेम बनाएंगे और फिर उनकी स्पेलिंग ऑल टाइम गलत होती जाएगी। और उसके बाद पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या। द स्किल इज मीन टू इंक्लूड एलिजिबिलिटी इन साइज एंड अलाइनमेंट, हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ब्लैक बोर्ड समरी, करेक्टनेस इन राइटिंग एंड पोजीशन ऑफ द टीचर। इट मीन्स आपके वर्ड्स प्रॉपर एक साइज के होने चाहिए, आपको अल्फ़ाबेट्स का पता होना चाहिए, लाइक कहाँ आपको कैपिटल यूज़ करना है, कहाँ स्मॉल में, अलाइनमेंट होनी चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट है उसे एक बार आप बॉक्स बना के लाइन खींच के नीचे से आप उसको हाईलाइट कर दे, सो दैट बच्चों को पता हो कि इंपॉर्टेंट है। साथ में ब्लैक बोर्ड को ना आप बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन, क्यों, ताकि आप वहाँ पे अगर आपको डायग्राम बनाना वो बना सके, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट लिखने वो लिख सके। साथ ही अगर बच्चे आपको आंसर करते हो तो आप उस चीज़ को मेंशन करें, जो भी बच्चा आंसर बोले आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिख दें। क्यों, इससे बच्चा मोटिवेटेड होगा, प्लस साथ में बाकी बच्चों को भी इस चीज़ में मतलब इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है सर या मैम तो हमारे आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, मैं नेक्स्ट टाइम से पक्का आंसर करूँगी, ठीक है, या करूँगा। तो ये भी ज़रूरी है। साथ ही में आपको स्पेस अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए ब्लैक बोर्ड का। ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा कंटेंट या तो आधे बोर्ड में पढ़ा के चले गए, या तो पूरा कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, आपको मतलब बोर्ड ही छोटा पड़ गया, आप इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिख रहे हैं, छोटे से बोर्ड पे आप बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिख रहे हैं, तो ये सारे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ब्लैक बोर्ड प्रॉपर तरह से यूज़ करना आना चाहिए। साथ ही ब्लैक बोर्ड राइटिंग के टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप 45 डिग्री के एंगल पे पढ़ाएं। 45 डिग्री इन द सेंस कि आप जब लिख रहे हो तो बच्चे भी आपके साथ साथ लिखें, राइट। ऐसे आपको स्ट्रेट एकदम खड़े नहीं जाना है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स होते हैं सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे पीछे से उछल कूद कर रहे हैं कि हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा, उससे भी क्लासरूम बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है कि बच्चे भी आपके साथ साथ लिख सके। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, रबिंग आपको कभी भी कहीं से भी गोल गोल घुमा घुमा के ऐसे रबिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा ऊपर से मिटाना स्टार्ट करना है। हाँ, सबसे पहले आप तो पूछ लेंगे कि आपने बच्चों नोट डाउन किया कि नहीं किया, और जब बच्चे बोले हाँ तो आपको ऊपर के कुछ लाइंस मिटा देना है, नीचे वाले आप भी छोड़ने, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो नीचे का नोट डाउन कर रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं स्टार्ट करना, नीचे ऊपर सर्कल राउंड ऐसे रबिंग नहीं की जाती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से रब करना है, ऊपर का मिटाते जाना है, और फिर नीचे के बच्चे नोट डाउन करना, फिर नीचे वाला मिटाना है, फिर ऊपर लिखना है। तो ये चीज़ आपको मैनेज करने आना चाहिए, और इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग पर। और ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे ये भी ध्यान रखना है कि आप लेसन कौन सा पढ़ा रहे हैं, टॉपिक सब टॉपिक आपका सब कुछ मेंशन हो, ड्यूरेशन मेंशन हो, क्लास मेंशन हो, ठीक है। तो इन केस इंस्पेक्शन भी होता है या तो भी मतलब उन्हें भी क्लियर है, आपको बीच में कोई क्लास डिस्टर्ब करके ना पूछे कि आप क्या पढ़ा रहे हो, कितनी देर से पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा मैम ये चीज़ पढ़ा रही है, सर ये पढ़ा रहे हैं। मेजर कॉम्पोनेंट ब्लैक बोर्ड राइटिंग क्या होता है, क्लैरिटी इन राइटिंग, मैंने अभी वो सारी चीज़ें बता दी। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे दूर पीछे बैठे हैं उन्हें भी प्रॉपर नजर आना चाहिए, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। नीटनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क, अप्रोप्रिएट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, ग्राफ वगैरह बनाना, सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ स्किल्स, वैसे तो और भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो जिसपे कि मतलब काम करने की ज़रूरत है, बट बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हमारी डेली टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डेली यूज़ होता है।
और बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर अपनी कमांड रखें ताकि हमारी जो टीचिंग है वो और भी निखर के आ सके और अच्छे से हो सके। साथ ही मैं इसके साथ मैं कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत बात करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग या जो भी स्किल्स अभी आपने पढ़ी उसमें इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं। आप एज अ टीचर समझ सकते हैं कि कौन से बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। भले उसके पास एड्स है फिर भी उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन बच्चों को आगे बिठाएं, उन बच्चों का आप आगे आ जाएं। मतलब प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट में भी ये स्किल्स आती हैं, मतलब ये चीज़ें आती हैं कि आप इस चीज़ को समझें कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें मतलब सिटिंग अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग करें एंड देन आप अपने कंटेंट को डिलीवर करें, राइट। तो आपको इन स्किल्स के साथ साथ हर पॉइंट पे ही ध्यान रखना है कि आपकी क्लासरूम इंक्लूसिव है, उसमें हर तरीके के बच्चे हैं। हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, स्पेशल हो, कुछ गिफ्टेड हो, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इन स्किल्स पे काम करना है। तभी जब आप रियल क्लासरूम में अपनी टीचिंग करेंगे तो फ्लॉलेस होगी और आप इससे एक बहुत बेहतरीन टीचर कहलाएंगे। माइक्रो टीचिंग में या टीचिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप जो पीपल टीचर हैं आपकी कंटेंट नॉलेज ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अगर नहीं है तो आप अपने कंटेंट नॉलेज पे भी काम करें, बिकॉज एट द एंड कंटेंट नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो इस पे भी आप साथ साथ काम करें अगर नहीं है तो, और स्किल्स पे तो आप करेंगे ही। ऑल द वेरी बेस्ट जिनकी भी ट्रेनिंग चल रही है या ट्रेनिंग होने वाली है। आई होप कि आज के लेक्चर से आज के वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है अगर आपके कमेंट्स होंगे तो। और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ टेल मी। Thank you so much for watching this video. Once again, have a good day and I hope कि आप बहुत अच्छे टीचर बने। Thank you.